नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर आरंभ करने के साथ ही हमने पिछले लेसन से थर्ड पेपर भी आरंभ किया है, यानी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक जो थर्ड पेपर आपके सिलेबस में है उसको भी हमने आरंभ कर दिया है। ये हम सब जानते हैं कि पूर्व कक्षाओं में आपने पुष्पीय पादपों की सामान्य संरचना का अध्ययन कर लिया है, लेकिन हमें इसको विस्तार से इस कक्षा में अध्ययन करना है। इसलिए पूर्वावलोकन के तहत हम पुष्पीय पादप की आधारभूत संरचना का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली लेसन में हमने देखा था कि एक पुष्पीय पादप स्पष्ट रूप से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम निर्मित करता है। उसमें से हमने रूट सिस्टम का अध्ययन सामान्य बिंदुओं के सहायता से किया था। आज इस लेसन के जरिए हम पादप का वायवीय भाग जो कि प्रोतंत्र होता है उसका अध्ययन जारी रखेंगे। शूट सिस्टम का विकास प्लीम्यूल यानी प्रांकुर के विवर्धन के फलस्वरूप आरंभ होता है और संपूर्ण जो प्रोतंत्र है वह इस प्लीम्यूल द्वारा निर्मित किया जाता है। पादप में एक मुख्य स्तंभ के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं। ये शाखाओं का निर्माण करता है, ये पर्ण को धारण करता है, अर्थात जो फोटोसिंथेटिक लीव्स जो महत्वपूर्ण है पादप में उसका निर्माण करता है, पादप को सहारा देता है तथा ये संवहन का कार्य करता है। स्तंभ या तने के मुख्य लक्षण पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि मूल के विपरीत ये प्लीम्यूल से निर्मित असेंडिंग ऑर्गन है, अर्थात आरोही भाग है। ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक और निगेटिवली जियोट्रोपिक होता है, अर्थात धनात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। मुख्य स्तंभ में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। पर्व एवं पर्व संधियों में ये विभेदित होता है। पर्व संधियों से शाखाएं, पर्ण और उपांग जैसे त्वचारोम आदि विकसित होते हैं। जैसा कि हमने मूल में देखा था कि उसका अग्रस्त भाग मूल गोप द्वारा आवृत होता है, लेकिन यहाँ तने में हम देखें कि इसका अग्रस्त विभाजोतक सदैव अग्रतम रहता है। आंतरिक संरचना की बात करें तो हम देखते हैं कि एक तने की आंतरिक संरचना सामान्यतः 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट डाइकोट्स और मोनोकोट्स को स्पष्ट रूप से विभेदित करता है। आप जानते हैं कि डाइकोट्स में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट एक रिंग में होता है, जबकि मोनोकोट में ये वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए पाए जाते हैं। हम सभी जो टॉपिक्स हैं उसका इस
पेपर में विस्तार से कहीं न कहीं अध्ययन हम करेंगे। शाखाएं और उपांग एवं पर्णे तथा पुष्प एक स्तंभ के मुख्य लक्षण हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि तना दो प्रकार का पाया जाता है, अशाखित और शाखित। शाखित तना जो है वह कई प्रकार की कैनोपी का निर्माण करता है। यहाँ पर हम इसको विस्तार पूर्वक एक अलग लेसन में देखेंगे, ब्रांचिंग पैटर्न एंड आर्किटेक्चर ऑफ कैनोपी नामक चैप्टर में। यहाँ हम इतना देखते चलें कि सामान्यतः पुष्पी पादपों में शाखन एकल लाक्षी या मोनोपोडियल और संधि लाक्षी या सिम्पोडियल प्रकार का पाया जाता है, जो कि आगे से आगे विभाजित होकर के एक वितान का रूप लेता है। बहुत महत्वपूर्ण जो संरचना स्तंभ पर निर्मित होती है वह पर्ण है। हम सब जानते हैं कि पर्ण पुष्पीय पादप का प्रकाश संश्लेषी अंग है। एक स्तंभ पर पर्ण किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसको पर्ण विन्यास कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं। ये सिंपल, चक्रिक, वर्ल्ड, ऑपोजिट आदि आदि रूप में पाई जाती है। एक पर्ण संरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भागों से निर्मित होता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्ण में आधार भाग से आगे की तरफ बढ़ते हुए 3 भाग पाए जाते हैं। पर्ण जहाँ से तने से विकसित होती है वह लीफ बेस पर्णाधार कहलाता है, और टेक्निकल टर्म में हम कहें, विकासीय टर्म में हम कहें तो हाइपोपोडियम कहते हैं। लीफ बेस से ऊपर की ओर फलक के बीच में डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम पीटियोल, पर्णवरंत कहते हैं, मीजोपोडियम कहते हैं। पर्णवरंत की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर्ण को स्पष्ट रूप से सैवरंती या अवरंती बनाती है, अर्थात इसकी उपस्थिति सैवरंती लीफ बनाती है और इसकी जो अनुपस्थिति है वह अवरंत या सेसाइल पर्ण बनाती है। आगे की ओर, पीटियोल से आगे की ओर एक फैला हुआ चपटा भाग जो कि मुख्यतः ग्रीन होता है, ये लेमिना या पर्ण फलक कहलाता है। टेक्निकल टर्म में हम इसे एपीपोडियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्ण हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम और एपीपोडियम से निर्मित होता है। पर्ण में पाया जाने वाला शिरा विन्यास इसकी विशेषता का द्योतक है। ये 2 प्रकार का पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास अधिकांशतः डाइकोट में और समानांतर शिरा विन्यास अधिकांशतः मोनोकोट में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपवाद स्वरूप दोनों ही स्थितियाँ विपरीत अवस्था में भी पाई जाती है, अर्थात जालिकावत मोनोकोट में और समानांतर डाइकोट में भी, लेकिन ये बहुत कम है, इसलिए हम अपवाद को यहाँ पर नहीं काउंट करते हैं। पर्ण में जो आंतरिक संरचना का हम अगर अध्ययन करें तो देखते हैं कि संपूर्ण पर्ण अधिचर्म के नीचे मीजोफिल एवं वेस्कुलर बंडल से निर्मित होती है। मीजोफिल पर्ण मर्दों तक स्पष्ट रूप से 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, खंभू तक पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी मर्दों तक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी। इसके अलावा हम देखते हैं कि पर्ण में जो बहुत महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है वह रंध्र है, स्टोमेटा, और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो इसके द्वारा संपादित होती है। पर्ण फलक में स्पष्ट शिरा तंत्र पाया जाता है, जैसे जालिकावत और समानांतर, ये सेवन का कार्य करता है।
इसके अतिरिक्त स्तंभ में जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स निर्मित होते हैं उसमें हम संक्षिप्त में इनका यहाँ पर अध्ययन कर लें। पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस, कायिक अवस्था के पूर्ण होने के बाद जनन अवस्था आरंभ होती है और कायिक जो विभाजोत्की है वह धीरे धीरे फ्लोरल मेरिस्टेम बन करके यहाँ पर पुष्प निर्माण आरंभ करता है। पुष्प निर्माण जिस शाखा पर या डंठल पर निर्मित होता है उसे पुष्पावली वृंत कहते हैं और पुष्पावली वृंत पर पुष्पों की व्यवस्था पुष्पक्रम कहलाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। एसिमाक्सी पुष्पक्रम, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसका तात्पर्य है कि जो अग्रस्त भाग है पुष्पावली वृंत का, इन्फ्लोरेसेंस जो एक्सिस है वह पुष्प में परिणित नहीं होती है, सतत पुष्प बनते रहते हैं। ससिमाक्षी पुष्पक्रम, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसका तात्पर्य है कि जो अग्रस्त भाग है वह पुष्प में परिणित हो जाता है, पार्श्व में से फिर आगे पुष्प निर्माण होता है। कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रम हम पुष्पीय पादपों में देखते हैं, उन्हें स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस या विशेष पुष्पक्रम कहते हैं, जैसे साइथियम, कूटचक्र की वर्टिसिलास्टर आदि। इसके पश्चात पुष्पीय पादपों में जो कि पुष्पीय पादप की महत्वपूर्ण विशेषता को इंगित करता है वह संरचना पुष्प है। पुष्प में 4 वर्ल पाए जाते हैं। कैलिक्स, बाह्य दलपुंज जो बाह्य दलों से निर्मित होता है। कोरोला, दलपुंज जो कि दलों से निर्मित होता है, पेटल से निर्मित होता है। पुमंग, एंड्रोसियम जो कि स्टेमन पुंकेसर द्वारा बनता है, एवं जायांग, गाइनोसियम ये कार्पल्स या अंडप द्वारा निर्मित होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सामान्यतः नोड्स और इंटर नोड्स में विभक्त होते हुए भी ये चक्र बहुत संगनित होकर के एक संगनित समूह के रूप में पुष्प दर्शित होता है। इसका तात्पर्य ये है कि नोड्स और इंटर नोड्स इसमें पाए जाते हैं। इसी कारण हम इस पुष्प को एक रूपांतरित प्रो या मॉडिफाइड शूट कहते हैं। लेकिन ये इतने अत्यधिक संगनित रूप से एक दूसरे के पास में आ जाते हैं कि हमें ये एहसास नहीं होता है कि यह नोड्स और इंटर नोड्स में विभक्त है तथा ये 4 नोड्स के ऊपर चक्र पाए जाते हैं। पुष्प का भी अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे। फ्रूट और सीड, फल निषेचन के पश्चात जो बीजांड होते हैं वह बीज का निर्माण करते हैं और बीज के चारों ओर स्थित अंडाशय अपनी अंडाशय भित्ति के साथ फल का निर्माण करता है। बीज में बीज चोल जो बाहरी इसका आवरण होता है उसे बीज चोल कहते हैं। इनमें बीज पत्र और भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर बीज को हम 2 प्रकार से यहाँ पर विभाजित करते हैं। भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड, अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पुष्पीय पादप अपनी संरचना में स्पष्टतः 2 तंत्रों से निर्मित होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी उपांग के रूप में या अतिवृद्धि के रूप में संरचनाओं का विकास होता है। यहाँ हम देखें कि ये एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्थाओं में जाकर के वृद्धि करता है। इसी कारण हम इसे प्रतिरूपक वृद्धि कहते हैं। हम आगे के लेसन में प्रतिरूपक वृद्धि के बारे में सविस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।